हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर फैसल अहमद खान। और हमने अभी पिछला चैप्टर कवर किया जो कि था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें अपन ने देखा सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल बना कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है। और अपन ने उस चैप्टर में एक स्टेटमेंट पढ़ा था जो रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में दिया था, जो कि था ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स से मिलकर या प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स से बनते हैं। अब अपन ये चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 11th एनसीईआरटी का सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसमें वही बताया है कि पहले से मौजूद सेल से नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो इसमें एक वर्ड आया है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है, इसको अपन देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि सेल को डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब क्योंकि सेल अपनी बॉडी का कंटिन्यूसली ग्रो करता जाता है, और एक टाइम वो आता है जब सेल ग्रो करते करते काफ़ी बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस काफ़ी छोटा रह जाता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो का डिस्टर्बेंस। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो जो है तो इसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपना जो छोटा सा न्यूक्लियस है वो इतने बड़े सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इसके लिए सेल को डिवाइड करके 1 से 2 सेल करना पड़ता है, ताकि अलग अलग उनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाए और वो उसको बराबर कंट्रोल कर पाए। यानी न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो को बराबर करने के लिए सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया, आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। हम जानते हैं कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हम हैं, तो अपनी जो लाइफ साइकिल है, लाइफ जो अपनी है वो एक सिंगल सेल्स से स्टार्ट होती है। सिंगल सेल बनता है, उसके बाद में वो डिवीजन होता है, फिर उसका डिवीजन होता जाता है और हम बन जाते हैं। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन द फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। बड़ी हैरतंगेज बात है कि एक सिंगल सेल डिवाइड होकर कैसे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर है उसके बाद ही दिया हुआ है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। जो सेल के कैरेक्टरिस्टिक से ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में, पॉइंट 10.1, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल जो है तो डिवीजन ऑफ सेल है और डीएनए का रेप्लिकेशन है और सेल ग्रोथ है। यानी सेल साइकिल को अगर एक लाइन में बोला जाए तो सेल का ग्रोथ होना, बढ़ना और उसका डिवाइड करना, ये सेल साइकिल है। ठीक है, जो सेल साइकिल है वो सीक्वेंस में होता है। जैसे अपने अपना सीक्वेंस होता है, यानी अपन बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद में एडल्ट होते हैं, उसके बाद में फिर अपन वृद्धावस्था में जाते हैं। इस तरह ये सेल साइकिल में एक सीक्वेंशियल इवेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी फेज किधर भी चल रही है। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। यहाँ पे सेल साइकिल की डेफिनेशन दी हुई है। सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है जिसके द्वारा सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे अपने आप को और बढ़ाते हैं, डिवाइड करते हैं और 1 से 2 हो जाते हैं। ठीक है, इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, और उसके बाद में 2 डॉटर सेल्स यानी 2 छोटे छोटे सेल्स बनते हैं। इस प्रक्रिया को सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इट कंटिन्यूस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। तो ये दिया है जो सेल ग्रोथ है, जो कि मतलब साइटोप्लाज्म का इंक्रीज होना है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब साइटोप्लाज्म का जो इंक्रीमेंट है वो कंटिन्यूसली, अभी अपन ने स्टार्टिंग में बोला नहीं, कंटिन्यूसली अपना सेल ग्रो करता जाता है। तो जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है साइटोप्लाज्म की ग्रोथ। उसके बाद में जो डीएनए सिंथेसिस है वो उसकी एक स्पेसिफिक स्टेज होती है सेल साइकिल की। मतलब एक स्पेसिफिक स्टेज है जिसमें सेल डिवाइड करता है, अपने डीएनए को बांटता है, विभाजित करता है। ये जो सेल साइकिल है वो अंडर जेनेटिक कंट्रोल होती है और एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है, यानी इवेंट्स की एक सीरीज़ है जो कि जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है। उसके बाद में अपन देखेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। जो मेन 4 फेजेस ऑफ सेल साइकिल है वो क्या हैं? एक G1 है, एक S है, एक G2 है, एक M फेज है। G1 बोले तो गैप 1 फेज बोलते हैं। सिंथेसिस
फेज़ एस फेज़ है और गैप 2 फेज़ G2 फेज़ है और माइटोसिस फेज़ जो है तो M फेज़ है। ठीक है। A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cell culture. These cells divide. अब जो अपना human cell है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर में डिवाइड करता है। ये जो सेल साइकिल है, ये अपनी जो ह्यूमन की सेल साइकिल है वो 24 आवर की है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। जैसे कि ईस्ट का एग्जांपल दिया है, 90 मिनट्स की सेल साइकिल होती है इसकी। ठीक है। जो सेल साइकिल है वो मेनली 2 फेजेस में डिवाइड होती है, एक ये इंटरफेज, एक एम फेज है। ये अपन देख रहे हैं ना G1 S G2, ये जो है तो इंटरफेज है। ठीक है। और जो एम फेज है, ये एम फेज दिया हुआ है, ये एम फेज है। एक फेज ये हो गया और एक फेज ये इंटरफेज हो गया G1 S G2। ठीक है। उसके बाद में एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इट इज़ द सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in 24 hour average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95% of the duration of the cell cycle. यानी जो इंटरफेज है वो 95% ऑफ द सेल साइकिल कवर करता है। यानी 95% ऑफ सेल साइकिल इंटरफेज ही है, जो बाकी का 5% बचा है वो है एम फेज। ठीक है। मतलब जो अगर 24 आवर की सेल साइकिल है तो 23 आवर जो है तो अपना सेल उसकी ग्रोथ करेगा और साइटोप्लाज्म को इंक्रीज़ करेगा और उसके जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यानी माइटोकॉन्ड्रिया है उनको डबल करेगा, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, अपने जो सेंट्रोसोम वगैरह है जो उनको डबल करेगा, और जो लास्ट 1 घंटा रहेगा उसमें सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। हाँ, अब अपन देखते हैं, अपन ने जो पढ़े ना ऊपर, जो एम फेज़ है, जो इंटर फेज़ है वो सक्सेसिव एम फेज़ के बीच का फेज़ है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ किया है। देखो 23 आवर का जो है तो ग्रोथ फेज़ है और 1 आवर का जो है तो डिवीजन फेज़ है। तो दो एम फेज़ के बीच दो सक्सेसिव एम फेज़ मतलब दो डिवीजन फेज़। ठीक है। ये एक सेल से दो सेल बने और यहाँ पे भी एक सेल से आगे दो सेल बन रहे, एक सेल से दो सेल बन रहे। ये जो ग्रोथ फेज़ है ना उसको बोला है इंटरफेज़। यानी इंटरफेज़ दो सक्सेसिव एम फेज़ के बीच में, यानी इधर आगे भी एम फेज़ है और इधर पीछे भी एम फेज़ है, और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है बीच में वो इंटरफेज़ है बीच का। यही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में। उसके बाद में आएगा द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। जो एम फेज है वो दो भागों में विभाजित है। एम फेज में भी पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। यानी पहले कैरियो बोले तो न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब टूटना। न्यूक्लियस टूटता है और उसके बाद में फिर विभाजित होता है। उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। पहले न्यूक्लियर का विभाजन होता है, फिर जो है तो साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। इसमें भी दो फेज बोले गए। इसमें बोला है इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। अब इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलना तो सही नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें जितनी जो मोस्ट एक्टिव फेज है वो इंटरफेज ही है, लेकिन इसमें क्या होता है डिवीजन नहीं होता है। इसकी वजह से इसको रेस्टिंग फेज बोला है एनसीईआरटी में, तो हमने को ऐसे याद रखना पड़ेगा रेस्टिंग फेज। उसके बाद में अपन ने 4 फेजेस देखा, जिसमें एम फेज है, G1 S G2 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में एक एक फेज़ को देखते हैं अपन, एक एक फेज़ को कवर करते हैं। G1 फेज़ कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एट द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। जो G1 फेज़ है, देखो जो G1 फेज़ है वो माइटोसिस यानी एम फेज़ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में होता है, एस फेज़ में होता है। यानी जो G1 फेज़ है वो एम फेज़ और एस फेज़ के बीच का फेज़ है। ठीक है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 फेज के दौरान सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है, बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। पर अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो तो एस फेज़ में होगा, सिंथेसिस फेज़ में होगा। उसके बाद दिया है एस फेज़। एस और सिंथेसिस फेज़ मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। यानी एस फेज़ में डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी एस फेज़ में अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। यानी जो सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिमेन सेम रहते हैं। यानी मान लो, तो इसने क्या बोला है, जो एस फेज में है वो डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है तो रिमेन सेम होता है। देखो अपन ने इसको ऊपर ड्रॉ किया है,
देखो ये रेड रेड जो दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, उसमें जो ब्लू ब्लू दिख रहा है वो डीएनए कंटेंट है। तो अपन देख रहे कि एस फेज होने के बाद में क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, जैसे एक क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन डीएनए कंटेंट उस पर डबल हो गया। यानी ब्लू ब्लू डीएनए था, अब ग्रीन ग्रीन डीएनए भी उस पर आ गया। ठीक है, तो अपने को ऐसे अच्छे से याद रहेगा। तो एनसीईआरटी ने वही बोला है कि if the initial amount of DNA is denoted as 2C then it's increase to 4C। यानी अगर initial amount of DNA 2C है तो increase करके 4C हो जाएगा। however there is no increase in the chromosome number, लेकिन जो chromosome number है वो remains same रहेगा, उतना की उतना रहेगा। if the cell had diploid or 2n number of chromosomes at G1 even after S phase the number of the chromosome remains the same, that is 2n। यानी अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो वो 2n का 2n ही रहेगा, लेकिन डीएनए कंटेंट 2C से 4C हो जाएगा। अब उसके बाद भी आए इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। जो सेंट्रियोल्स बोले तो जो कि काइनेटोकोर से जुड़कर स्पिंडल फाइबर को काइनेटोकोर से जोड़कर जो जो अपने क्रोमोसोम है उनको अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है तो न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, डीएनए का डिवीजन होता है, उसके बाद में फिर सेल का डिवीजन होता है। तो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन जो है तो एस फेज में हो जाता है एनिमल सेल में, याद रखना, वेरी वेरी आईएमपी। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। अब जो सेल है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जा रहा है, लेकिन जो G2 फेज है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों हो रही है वो अपन माइटोसिस में आगे देखते हैं। उसके बाद में वेरी वेरी आईएमपी डेटा है एनसीईआरटी का, इसको एज इट इज याद रखना है। इन ऑनियन रूट टिप सेल्स इट हैज़ 16 क्रोमोसोम इन द ईच सेल। जो ऑनियन रूट टिप सेल है उसमें हर एक में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, एग्जाम्पल हार्ट सेल। यानी एडल्ट में कुछ एडल्ट एनिमल्स में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवीजन शो नहीं करते, जैसे कि अपने हार्ट सेल हो गए। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड करते हैं एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और द सेल डेथ। यानी कुछ सेल्स ऐसे डिवाइड करते हैं, यानी डिवाइड नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर सेल डेथ हो गई या सेल में इंजरी हो गई तो उसको रिप्लेस करने के लिए वो सेल डिवाइड करेंगे और जो सेल खराब हो गया उसको हटा देंगे। These cells that do not divide further exit G1 फेज। जो कि सेल डिवाइड नहीं करते वो G1 फेज से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना, एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल नहीं दिया है, एग्जिट फ्रॉम G1 फेज दिया है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द क्वेश्चन स्टेज, जो कि एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसको क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं और G0 फेज बोलते हैं ऑफ द सेल साइकिल। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस स्टेज में जो सेल्स है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं पर नॉन लॉन्गर पॉलिफरेशन अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। जो लेकिन उसका पॉलिफरेशन नहीं करते, पर रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट कब होगी सेल की डिवीजन करने की या सेल ग्रोथ करने की, उस पर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिकली लेकिन एक्टिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अपन ने ऊपर पढ़े थे उसका यहाँ भी एक डायग्राम ड्रॉ किया है कि जीवन फेज में जो डीएनए का अमाउंट है वो 2C का 2C है, और उसके बाद में एस फेज आता है। एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है। G2 में रिमेन सेम 4C का 4C रहता है, लेकिन एम फेज में 4C से 2C हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। अब अपन देखते हैं सोमेटिक सेल क्या है। सोमेटिक सेल बोले तो अपने जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल है, इसमें माइटोसिस होता है। उसके अलावा माइटोसिस और म्यूसिस पढ़ने से पहले ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो सोमेटिक सेल्स है यानी अपनी जो बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स है उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और जो गैमेट्स होते हैं अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रोल प्ले करते हैं उनमें म्यूसिस होता है। ठीक है, तो वही लाइन इसमें दिया हुआ है, एनिमल माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। जो एनिमल्स है उनमें जो 2n सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स होते हैं, उनमें ही माइटोसिस डिवीजन देखने मिलता है। और देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। लेकिन कुछ एग्जांपल्स है जिनमें माइटोसिस के थ्रू
हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करता है। इसका एग्जांपल दिया है मेल हनी बी, जो कि हैप्लॉइड होता है, एन होता है, लेकिन उसमें जो फीमेल है वो 2n होती है, ठीक है। अगेंस्ट दिस द प्लांट सीन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, लेकिन जो प्लांट सेल है उनमें हैप्लॉइड सेल में भी और डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, अपन ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट बोल दिया है इसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने का है। उसके बाद में है एम फेज। एम फेज क्या होता है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, वेरी वेरी आईएमपी पीवाईक्यू बन चुके हैं इस पे बहुत सारे, अभी तक के बहुत सारे ईयर्स में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल क्या है। उसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है एम फेज, ठीक है। All components of the cell, since the number of the chromosome in the parents and progeny cell is the same, is also called the equational division। जो माइटोटिक डिवीजन है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में 100 रुपये हैं तो उसको मैं एस फेज में डबल कर लूँगा, 200 रुपये कर लूँगा, लेकिन जब डॉटर सेल में डिवाइड करूँगा तो 100 रुपये डिवाइड कर दूँगा। तो जितने 100 रुपये मेरे पास थे तो डॉटर सेल्स के पास भी 100 ही रुपये हैं। तो उसमें यही बताया गया है कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल द सेम, जो पेरेंट्स एंड प्रोजेनी में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल में वो सेम होते हैं माइटोटिक डिवीजन में, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, वेरी वेरी आईएमपी। माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस में जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज़ द प्रोग्रेसिव प्रोसेस। जो सेल डिवीजन है वो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, उसको क्लियर कट आप किसी भी क्लियर कट स्टेज को नहीं कर सकते कि ठीक है प्रोफेज में इतनी ही चीज़ होगी और मेटाफेज में इतनी ही चीज़ होगी। एक प्रोग्रेसिव फेज़ है, मतलब अलग अलग डिवाइड अपन ने कर तो लिया है लेकिन एक क्लियर कट डिवीजन इसमें अपने को देखने नहीं मिलता, ठीक है। तो जो माइटोसिस है उसके 4 मेन फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोफेज। एस एंड जी टू फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवीन्ड। जो एस फेज़ और जी टू फेज़ में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो अलग अलग होते हैं और इंटरवीन्ड उलझे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए अगर अपन बहुत सारा धागा खोल देंगे तो वो कैसा होएगा, उलझ जाएगा। इसी तरह डीएनए खुला हुआ होता है और बट इंटरवेंट बट उलझा हुआ होता है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो प्रोफेज है वो डीएनए मटेरियल को कंडेंस करता है, इसलिए कंडेंस करता नहीं है, कंडेंस करना शुरू होता है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन है इसमें, ठीक है बेटा, वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है, क्योंकि फुल कंडेंसेशन तो मेटाफेज में देखने मिलेगा, तो इसमें कंडेंस है ना शुरू होता है डीएनए मटेरियल, ठीक है। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो इसमें कंडेंस होना शुरू होता है। क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड। जब वो कंडेंस होना शुरू होता है तो पहले खुला हुआ था, उलझा हुआ था, अब जब कंडेंस होना शुरू हुआ तो वो सुलझने लगा, ठीक है, अनटेंगल्ड होने लगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है। द सेंट्रोमियर विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेज। जो सेंट्रोसोम जो अपन ने देखे थे पीछे अभी, जो एस फेज ऑफ इंटरफेज, जो इंटरफेज के अभी अपन ने देखे थे पीछे, जो सेंट्रोसोम है जो इंटरफेज के एस फेज में डुप्लीकेशन कर रहे थे, नाउ begins टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। इसमें सेल के अंदर अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। अभी याद रखना गए नहीं हैं, जाने लगते हैं, क्योंकि जाएंगे तो कंप्लीटली जाएंगे तो एम फेज में, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक तो डीएनए जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हुआ और जो सेंट्रोसोम्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगे, ठीक है। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ये की फीचर्स है जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि प्रोफेज ख़त्म हो चुका है, प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोमल मटेरियल जो है तो कंडेंस हो जाता है और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बनाता है, लेकिन याद रखना एकदम कि इसमें 100% विजिबल नहीं होगा। वो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम की शक्ल तो बना लेगा लेकिन
कम्प्लीटली विजिबल नहीं होगा। कंपोज्ड टू क्रोमेटिड, ऐसा क्रोमोसोम इस तरह से दिखाई देगा कि जिसमें दो क्रोमेटिड्स है, ठीक है। अब क्रोमेटिड अपन ने देखे, एक क्रोमोसोम है जिसमें 4 आर्म देखे थे, तो जो दो एक तरफ की आर्म होती है उसको एक क्रोमेटिड बोलते हैं, और जो दूसरी तरफ की आर्म होती है उसको दूसरा क्रोमेटिड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि दो क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर से अटैच नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेस begins टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ईच सेंट्रोमियर रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एस्टर्स। अब जो अपन ने देखे थे सेंट्रोमियर्स है वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं और एक रेडिएट्स कर रहे माइक्रोट्यूब्यूल्स को। माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक छोटा छोटा, जैसे कि अपन बचपन में सूरज बनाते थे ना, उसकी जो किरणें बनाते थे छोटी छोटी, इस तरह से वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करेगा, उसको एस्टर्स बोलेंगे। द टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। अब जो टू एस्टर्स है अपोजिट पोल्स पे, एक उधर एस्टर है एक इधर एस्टर है, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ इसको माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। वेरी वेरी IMB। cells at the end of प्रोफेस के एंड में व्हेन viewed अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। अब अपने को क्या करना है, पहले मेनली अपने को क्रोमोसोम पे फोकस करना है, क्रोमोसोम का डिवीजन करना है। इसके लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये सब क्या होता है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करते जाते हैं, मतलब ये बारीक बारीक टुकड़ों में विभाजित होते हैं, इतने बारीक बारीक हो जाते हैं कि माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आते, ठीक है उसी के अंदर लेकिन बारीक बारीक टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। तो एंड ऑफ प्रोफेस क्या दिया है, अब प्रोफेस का एंड ये है कि अपन अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, अपन जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, ER नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी नहीं दिखेगा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, अभी प्रोफेस पढ़े। देखो ये अर्ली प्रोफेस दिया डायग्राम में, अर्ली प्रोफेस में ये जो धागे थे वो क्रोमोसोम के धागे अरेंज होने लगे और लेट प्रोफेज में काफ़ी ज़्यादा अरेंज हो गए। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, देखो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में एक लाइन में नहीं आए, अभी बस समझ लो मूव ही कर रहे लाइन की तरफ, और ये जो सेंट्रोसोम्स है वो भी अभी अपोजिट पोल्स पे नहीं आए पर जाने ही वाले हैं ट्रांजिशन मेटाफेज में। और ये मेटाफेज में कम्प्लीटली जो है तो एक लाइन में अरेंज हो गए क्रोमोसोम्स, और जो सेंट्रोसोम्स है वो भी अपोजिट पोल पे चले गए। तो अपन देखेंगे मेटाफेज, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द माइटोसिस। जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया है, वो स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस को दर्शा रहा है। हैंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। जो क्रोमोसोम है, अब जाहिर सी बात है जब जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो ही डिसइंटीग्रेट हो गया है, तो जो अंदर क्रोमोसोम थे वो तो साइटोप्लाज्म में बिखर चुके हैं। By this, condensation of chromosome is complete and they can be observed clearly under microscope। तो इसमें क्या हुआ, जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो कंप्लीट हो गया, और अब इस स्टेज में अपन माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम को देख सकते कंप्लीटली। इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। जो M फेज, जो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस है, इसमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को इजीली स्टडी किया जा सकता है। वेरी वेरी IMP। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। इसमें जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड द काइनेटोकोर। जो सेंट्रोमियर की सरफेस पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है इसको काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर से सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर के थ्रू जुड़कर स्पिंडल फाइबर को शॉर्ट करते करते अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट कर जाता है। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर टू द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम that are moved into position at the center of the cell। ठीक है, याद ये अपन ने पढ़ा अभी। hence the metaphase is the characterized by, अब मेटाफेज की characteristics क्या है, all chromosome coming to lie at the equator, पूरे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ चुके हैं। विद 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्ट बाय इट्स काइनेटोकोर। जो एक क्रोमोसोम है, जो एक क्रोमेटिड है उस पर जो काइनेटोकोर जुड़ा है वो अटैच है स्पिंडल फाइबर के थ्रू। किससे जुड़ा हुआ है, फ्रॉम 1 पोल, एक पोल पर जुड़ा हुआ है। एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्ट बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल। जो दूसरा जो उसका क्रोमेटिड है वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू दूसरे पोल से जुड़ा हुआ है। दूसरे पोल पे किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है।
इस अब इसके जो की फीचर्स हैं मेटाफेज के वो देखते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। स्पिंडल फाइबर जो है तो काइनेटोकोर पर क्रोमोसोम की काइनेटोकोर पर जुड़े हुए हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन along मेटाफेज प्लेड थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। ठीक है, ये एक वही बात है जो अभी अपन ने पढ़े थे कि एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोसोम से जुड़े हुए हैं अपोजिट पोल्स में। उसके बाद में जो है तो तीसरा फेज आता है। अपन ने भी क्या पढ़ा, प्रोफेज पढ़ा, उसके बाद मेटाफेज पढ़ा, अब पढ़ेंगे एनाफेज। एनाफेज क्या है? ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमेटिड नाउ रेफर टू एज द डॉटर क्रोमोसोम द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट टू पोल्स। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम मेटाफिजिक प्लेट पर अरेंज हुए थे वो बीच में से स्प्लिट कर जाते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है और अपने अपने पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है? ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्विटोरियल प्लेट। जो इक्विटोरियल प्लेट है उससे दूर जाने लगते हैं। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। जो सेंट्रोसोम है वो पोल की तरफ होता है। हैंस द लीडिंग एज विद आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। जो क्रोमोसोम की आर्म्स है वो पीछे की तरफ होने लगती है। देखो एनाफेज का डायग्राम दिया हुआ है। जो पोल है उसकी तरफ जो सेंट्रोमियर है वो खींचा चला जा रहा है और जो आर्म है वो ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म पीछे की तरफ है। इधर वाला इधर की तरफ खींच रहा है, उधर वाला उधर की तरफ खींच रहा है। जो आर्म है वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है, जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ है। उसके बाद में एनाफेज की करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, की इवेंट्स दिए हुए हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। सेंट्रोमियर कट गया और क्रोमेटिड जो है तो सेपरेट होने लगे। क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड है अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज क्या है? Telophase, the chromosome that have reached their respective poles decondense and lose their individuality। अब जो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पर आ चुके थे वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो है तो लॉस करते हैं और वापस धागे की शक्ल में आ जाते हैं। इसको बोलते हैं टीलोफेज। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। जो है तो डिस्क्रीट एलिमेंट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। न्यूक्लियर एनवलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब जैसा कि जो जेनेटिक मटेरियल था क्रोमोसोम्स जो अपने पोल्स पर पहुंच चुके थे वो खुल गए थे। अब उस पर क्या होगा? न्यूक्लियर एनवलप बनने लगेगा। न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा और न्यूक्लियस गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर जो है तो रिफॉर्म होने लग जाएंगे। उसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस, यानी सेल कैसे बढ़ता है, भागों में कैसे विभाजित होता है। माइटोसिस अकम्पलिश not only the segregation of duplicated chromosomes into dot nuclei karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed। तो ये बोल रहा है कि माइटोसिस सिर्फ जो है तो कैरियोकाइनेसिस नहीं है, यानी सिर्फ न्यूक्लियस का टूटकर दो भागों में विभाजित होना विभाजित होना जो है तो माइटोसिस नहीं है, बल्कि माइटोसिस में जो है तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अभी साइटोकाइनेसिस जो है तो दो प्रकार से होता है। एनिमल सेल्स में अलग तरह से होता है और प्लांट सेल्स में अलग तरह से होता है। एनिमल सेल्स में जो है तो उसको फरो मेथड बोला गया है। फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। अब इसको अपन छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। खुद से अपन डायग्राम बनाएंगे, रुक जाओ, देखना है ना। देखो मान लो ये एक एनिमल सेल है और ये जो बीच में दो गोल गोल नज़र आ रहे हैं वो है न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये। इसके अंदर जो है लाल लाल वो है न्यूक्लियर मटेरियल भरा हुआ है, मतलब क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, अब जो फरो मेथड है जो एनिमल सेल में होता है वो कैसे होता है देखते हैं अपन। जो एनिमल सेल में फरो मेथड होता है वो इस टाइप से होगा। देखो ये जो दो सेल मेम्ब्रेन है ना वो धीरे धीरे इस तरीके से अंदर की तरफ झुकेगी, अंदर की तरफ आएगी। ये इधर वाली भी ऐसे अंदर आएगी, है ना, और ये दोनों फिर धीरे से फ्यूज़ हो जाएगी। ये सेल अलग हो जाएगा, ये सेल अलग हो जाएगा। ये हो गया फरो मेथड। अपन देखते हैं प्लांट सेल में कैसे होता है।
अच्छा, और एक बात, अब ये फरो मेथड में क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीपिटल फ्यूज़न होता है, मतलब सेंटर की तरफ होता है ना। इधर से ऐसे जा रहा है, देखो ये इधर से ऐसे जा रहा है और ये इधर से ऐसे जा रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल हो गया। लेकिन जो प्लांट सेल में है वो सेंट्रीफ्यूगल होगा, देखो इस तरीके से। देखो अब ये मान लो बाजू में ये प्लांट सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ठीक है। अब इसमें कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, मतलब सेंटर की तरफ से होता है। जो एनिमल सेल है उसमें सेंटर की तरफ होगा और इसमें सेंटर की तरफ से आजू बाजू की तरफ होता है। इसमें क्या होता है, अपन ने देखे तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जो टुकड़े बिखरे हुए थे, अपन ने इसके पहले अभी जो पढ़े थे इस चैप्टर में, तो वो टुकड़े धीरे धीरे आके यहाँ पे जमने लगते हैं। देखो इस तरीके से यहाँ पे बीच में आके जमेंगे जमेंगे जमेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे जमते हुए, मतलब सेंटर की तरफ से ये इधर की तरफ जा रहे हैं ना, मतलब ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, ठीक है। ये ऐसे जमते जमते ये क्या करते हैं फिर, सेल को ऐसे क्या होंगे, डिवाइड कर देंगे। और इधर जो है तो मेम्ब्रेन ये इधर बन जाएगी, इधर की सेल वॉल मेम्ब्रेन इधर बन जाएगी। इस तरह से ये दो सेल में विभाजन हो जाएगा। ये साइटोकाइनेसिस किसका है, ये है प्लांट सेल का, और ये है एनिमल सेल का। ये सेंट्रीपिटल है, ये सेंट्रीफ्यूगल है, ठीक है। अब एनसीईआरटी इस पे क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं अपन। तो एनसीईआरटी बोलता है प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। तो जो ये जो अपना सेंट्रीफ्यूगल तरीके से हुआ प्लांट सेल में, इसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड भी बोलते हैं। दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लेमिला बिटवीन द वॉल ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। अब जो जो अपने गोल्जी बॉडी और ईआर वगैरह जोड़े थे ना, वो मिडिल लेमिला फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। अब जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, ये विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, उनका डिवीजन हो जाता है ऑर्गेनल्स का, जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ये बिटवीन टू डॉटर सेल्स में बढ़ जाते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के विभाजित होने के बाद में साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं होता। अब क्या होगा, अपन ने देखे थे कि एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो गए थे, अब उसके बीच में फिर सेल प्लेट हुई प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में फरो मेथड से हुआ, डिवाइड हो गया। अब क्या होता अगर ना फरो मेथड होता ना उसमें सेल प्लेट मेथड होता, तो क्या होता, उसमें एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो जाते। तो इसी तरह बोला है सम ऑर्गेनिजम्स में कैरियोकाइनेसिस जो है तो साइटोकाइनेसिस को फॉलो नहीं करती, यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है। उसमें मतलब एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंसिजियम। सिंसिजियम का एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। जो एंडोस्पर्म का जो कोकोनट का एंडोस्पर्म है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, सिंसिजियम की कंडीशन होती है। वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट है बेटा, याद रखना इसको। उसके बाद में सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस का सिग्निफिकेंट क्या हुआ, माइटोसिस ऑफ द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉयड सेल ओनली। हमको याद रखना है जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के बराबर रहेंगे, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स, ओनली डिप्लॉयड सेल में होती है। इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट्स हैप्लॉइड्स आर आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं और सोशल इंसेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें हैप्लॉइड में भी माइटोसिस होती है। उसके बाद माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। अब अपन ने देखा कि माइटोसिस सिर्फ 2n वाले में होती है या डिप्लॉयड सेल में होती है, तो जाहिर सी बात है उसकी डॉटर सेल से वो भी डिप्लॉयड ही होगी, ठीक है, और उसका जेनेटिक मटेरियल भी आइडेंटिकल होगा जो कि पेरेंट सेल में था। द ग्रोथ ऑफ मल्टी न्यूक्लियर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू माइटोसिस। जो हमारे अंदर यानी हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो ड्यू टू माइटोसिस होती है, माइटोसिस के कारण होती है। सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशो। सेल ग्रोथ big result in disturbing the ratio between the न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अपन सबसे पहले देखे थे सेल साइकिल की डेफिनेशन में कि क्या होता है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो डिस्टर्ब हो जाता है, साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, न्यूक्लियस छोटा रह जाता है, इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इस डिस्टर्ब रेशो को वापस से
मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इट देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। वही बात इसमें बोला है, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज द सेल रिपेयर। एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस क्या है कि ये सेल रिपेयर करता है। यानी अपने को कोई इंजरी हो जाती है या कोई एक छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो जो सेल अपने टूट फूट हो जाती है, सेल की जो सेल की रिपेयरिंग होती है वो माइटोसिस के द्वारा होती है। वेरी वेरी आईएमपी है, PYQ बने हुए हैं इस पे। द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस सेल ऑफ द लाइन cells of the upper layer of the epidermis, cells of the lining of gut and blood cells are being constantly replaced। जो अपनी एपिडर्मिस की अपर लेयर होती है और गट की जो लाइनिंग होती है और ब्लड सेल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते जाते हैं। जो पुराने सेल है वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं और नए सेल बनते जाते हैं। माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन होता है, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। जो प्लांट है उसमें थ्रू आउट द लाइफ माइटोसिस होता रहता है, यानी नए सेल बनते रहते हैं। तो एंड लेटरल कैम्बियम में जो माइटोटिक डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वो कंटिन्यू उसके थ्रू प्लांट की कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। उसके बाद में वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ म्योसिस। अब अपन ने देखे तो जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल में होता है, यानी अपनी बॉडी के नॉर्मल सेल में होता है, और जो म्योसिस है वो स्पर्म जाइगोट इनमें होगा। ठीक है, स्पर्म है, ओवम है, इनमें जो होगा वो म्योसिस होगा। The production of offspring by sexual reproduction including fusion of the two gametes each with a complete haploid set of chromosome। The production of offspring by sexual reproduction including fusion of two gametes, यानी offspring की जो production होती है by sexual reproduction उसमें fusion of two gametes का fusion होता है, each with a complete haploid set of chromosome। हर एक में एक complete haploid set of chromosomes होता है। हमें जो है तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? 23 मदर से 23 फादर से होते हैं। अब ये इसमें क्या दिया है, ये कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब इसमें क्या दिया है, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में बनती है उनमें फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स का फ्यूजन होता है। लेकिन हर एक गेमेट जो है तो कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को कंटेन करता है। ठीक है, गेमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। दिस स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड अ मायोसिस। अब म्योसिस में क्या होता है, म्योसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। जैसे कि अपन ने उसमें एग्जांपल देखे थे ना, इसमें एग्जांपल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें मान लो मेरे पास में 100 रुपये हैं, तो एस फेज़ में मैं क्या करूँगा, उसको डबल कर लूँगा, यानी 200 रुपये कर लूँगा। लेकिन उसके बाद जब डिवाइड करूँगा डॉटर सेल्स में तो 4 में डिवाइड कर दूँगा, कितने हो जाएंगे वो 50-50 रुपये एक डॉटर सेल के पास आएंगे। तो ये इसको बोलते हैं म्योसिस को रिडक्शनल डिवीजन, और जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है। इसमें जो है तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है। म्योसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर इज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। अब म्योसिस जो है तो क्या करता है, म्योसिस जो है तो क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है और जो फर्टिलाइजेशन है वो उसको वापस से रिस्टोर कर देता है। और इस तरह हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें एक एक गैमेट में बन जाता है। करेंगे म्योसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल्स, दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। जो है तो प्लांट और एनिमल में हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेशन का काम करता है। की फीचर्स क्या है म्योसिस के, ये देख लेते हैं। म्योसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड द म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकंड, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें वेरी आईएमपी म्योसिस में 2 फेजेस 2 साइकिल्स इन्वॉल्व है, दैट इज म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस सेकंड, बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन की ओनली एक सिंगल साइकिल है। म्योसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। अब म्योसिस फर्स्ट कब इनिशिएट होता है, आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड, जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट होता है और प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एस फेज में प्रोड्यूस करता है। अपन इसको
पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मियोसिस जो है तो पेयरिंग करता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोले तो को पेरेंट में जो क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं उसको पैटर्नल बोलते हैं, और जो मदर से आते हैं उसको मैटरनल बोलते हैं। फादर से कितने आए? 23 क्रोमोसोम्स आए, मदर से भी 23 आए, और इनको दोनों को मिला के पेयर बना दिया। कितने? 46 क्रोमोसोम्स हो गए। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? 23 पेयर। 23 पेयर क्यों बोलेंगे? जो मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है जो पैटर्नल फादर से आया है, और जो क्रोमोसोम नंबर मतलब देखो 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट मदर के पास है और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट मदर के पास है। अब क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 6, 7, 5 ये जो है तो पापा की फादर के पास भी है, और जो क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 6, 7, 5 वगैरह है ये मदर के पास भी है। अब जो फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 है वो मदर के क्रोमोसोम नंबर 1 से पेयर करेगा, ये एक पेयर बना लेगा, इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो फादर से आया है और जो मदर से आया है दोनों की सेम साइज़ होती है और सेम पोजीशन पर जो है तो जीन प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के इसमें क्या दिया है? मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में जो है तो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 फादर का और मदर का एक, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। जो फादर का दूसरा है क्रोमोसोम नंबर 2 मदर का है, ये एक दूसरे से मिलेंगे। जो फादर का क्रोमोसोम नंबर 7 है और मदर का क्रोमोसोम नंबर 7 है, ये एक दूसरे से मिलेंगे। इसको बोलेंगे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में मिल गए, लेकिन जो इनमें सिस्टर क्रोमेटिड है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो आपस में मिल गए, लेकिन उनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनका रिकॉम्बिनेशन भी होगा मियोसिस में। अब ये कैसा होगा अपन आगे देखते हैं। ये आता है अपने इसमें मियोसिस फर्स्ट में। उसके बाद में 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। हमने देखा था कि हमने क्रोमोसोम को 4 भागों में बांटा था, इसलिए इसमें जो है तो हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड। इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे मियोसिस सेकंड के एंड में। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड में 4 फेजेस होते हैं। मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। और अपन देखते हैं सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जो है तो प्रोफेज फर्स्ट जो सबसे बड़ा स्टेज है इसका, मियोसिस फर्स्ट का सबसे बड़ा स्टेज है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको पढ़ने में याद करने में बच्चों को टाइम लगता है। जो प्रोफेज है इसमें अपने 5 डिवीज़न है खुद के। प्रोफेज फर्स्ट में 5 डिवीज़न आते हैं जिसको अपन ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। देखो बनाता हूँ अभी ट्रिक। तो देखो जो मियोसिस की 5 स्टेज है अपन उसको ऐसे याद रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे याद रखा था, ऐसे आसानी से याद रहता है, नहीं तो लंबी लंबी ट्रिक बनाएंगे ना तो वो भूल जाते हैं अपन। तो इसको ऐसे याद रख लो, LZPD²। ठीक है, याद रखना LZPD²। ओके, L से लेप्टोटीन, Z से जाइगोटीन, P से पैकाइटीन, D से डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, LZPD²। तो मियोसिस फर्स्ट का जो पहला स्टेज है वो है लेप्टोटीन। उसके पहले क्या दिया अपन देखते हैं। प्रोफेस द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। हमको मालूम है जो प्रोफेस है मियोसिस फर्स्ट का वो टिपिकली बहुत लॉन्गर है एंड मोर कॉम्प्लेक्स है, और बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड कंपेयर टू प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। और माइटोसिस के प्रोफेस के कंपेयर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें 5 स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब इसका पहला स्टेज पढ़ेंगे, दैट इज़ लेप्टोटीन। लेप्टोटीन से अपन याद रख सकते हैं, लिप्टो से याद रख सकते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होता है, आपस में लिपटने लगता है और कॉम्पैक्ट होने लगता है। लेप्टोटीन स्टेज ऑफ द क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब पास आएगा थोड़ा सा कंडेंस हो जाएगा तो माइक्रोस्कोप में विजिबल होने लगेगा। द कॉम्पैक्टिंग ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस थ्रू आउट लेप्टोटीन। पूरे लेप्टोटीन स्टेज में जो है तो क्रोमोसोम्स की कंपैक्टिंग होने लगती है। अपन इसको लिप्टो से याद रखे थे, पूरे क्रोमोसोम्स आपस में लपटने लगते हैं और कंडेंस होने लगते हैं, इतना याद रखना। उसके बाद में सेकंड स्टेज दैट इज़ जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड अ सिनेप्सिस। अब जाइगोटीन में क्या होता है, स्टेज क्रोमोसोम्स
zygote. During this stage, chromosomes start pairing together and this process of association called the synapses. अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पास पास आके एक प्रोटीन अपन ने G2 स्टेज में बनाया था, याद है। अब वो प्रोटीन जो है तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में आता है और इनको जोड़ देता है, उसको बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड द बाइवेलेंट। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे और उनके बीच में प्रोटीन आ गया, दोनों को जोड़ दिया। अब दो क्रोमोसोम थे, चारों के पास दोनों के पास 4-4 आर्म थी, ठीक है। तो ये तो बाइवेलेंट बन गया और टेट्राड बन गया, मतलब दो। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब जो सिनेप्सिस हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के ज़रिए, उसमें जो क्रोमोसोम्स है उसको बाइवेलेंट बोलते हैं या टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। वेरी IMP एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा या कि बाइवेलेंट और टेट्राड किस में बनते हैं, तो आंसर आएगा जाइगोटीन, ठीक है। पैकाइटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। अब वेरी IMP ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि टेट्राड क्लियरली विजिबल कहाँ होता है, तो पैकाइटिन में होता है। बनना कहाँ शुरू होता है, तो जाइगोटीन में, और क्लियरली विजिबल कहाँ होता है, पैकाइटिन में होता है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उनके जो आर्म है वो एक दूसरे से क्रॉस करके अरेंज होंगे, तो वहाँ पे अपने को एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नज़र आएगा, ठीक है, between non-sister chromatids of the homologous chromosome. Crossing over is the exchange of the genetic material between two homologous chromosomes. अब जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा वो इस पेयरिंग की वजह से ही होता है, इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होता है। Crossing over is also an enzyme mediated process and enzyme involved is the recombinase. इस क्रॉसिंग ओवर में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स। जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में। ये रिकॉम्बिनेस एंजाइम की हेल्प से होता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकाइटिन। जो होमोलोगस क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन है वो पैकाइटिन की एंड तक के कंप्लीट हो जाता है, लिविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर की साइड पे क्रोमोसोम जुड़े हुए नज़र आते हैं। उसके बाद में आता है डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन में क्या होगा, जो बीच का प्रोटीन आया था, जो G2 फेज़ में अपन ने बनाया था, प्रोटीन इसमें आके लगा था जिससे होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े थे। अब वो प्रोटीन क्या होगा, धीरे से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। अब क्या होगा, सिर्फ दोनों आर्म उसकी जुड़ी हुई नज़र आएगी, 2 आर्म ऊपर नज़र आएगी जुड़ी हुई, 2 आर्म नीचे नज़र आएगी। डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिकॉन्सोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा डिप्लोटिन स्टेज में, एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो उनकी टेंडेंसी है रिकॉम्बिनेशन की वो सेपरेट हो जाएंगे ईच अदर से, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहाँ पे जुड़े रहेंगे, लेकिन जो बीच में से जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाएंगे। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं क्याज़मेटा। वेरी IMP एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्याज़मेटा कहाँ पे दिखाई देता है, उसका आंसर आएगा डिप्लोटिन स्टेज। इन ऊ साइड ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स टू ईयर्स। कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनका जो ऊसाइड है, कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊसाइड में डिप्लोटिन स्टेज जो है तो कई महीनों से कई साल तक के ब्लॉक रहता है। द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोसेस फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोसेस फर्स्ट इज डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होगा, जो क्याज़मेटा बना था वो तो खुल जाएगा, लेकिन उसमें जो है तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है क्रोमोसोम्स में। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्याज़मेटा। जो क्याज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस। इस फेज में जो है तो क्रोमोसोम फुली कंडेंस हो जाते हैं। एम्नियोटिक स्पिंडल असेंबल टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। और जो है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलग करने के लिए म्यूटिक स्पिंडल बनने लगता है।
By the end of dikinesis, the nucleus disappear and the nuclear envelope also break down. Dikinesis represent transition to metaphase. अब dikinesis के बाद में अब डाइकाइनेसिस जो है तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। अब मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम बनेंगे, पूरी मेटाफेज वाली तैयारियां होने लगती है और जो है तो न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह डिसअपियर होने लगते हैं, जैसे कि माइटोसिस में अपन ने देखा था। उसके बाद में आता है मेटाफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो है तो बहुत लॉन्गर था, अब इसके बाद जो है तो सारे स्टेज बहुत ईजी होते हैं। मेटाफेज फर्स्ट बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन द इक्वेटोरियल प्लेट। फिगर 10.3 बोला है इसमें, देखते हैं कहाँ है फिगर 10.3। देखो ये है फिगर 10.3। इसमें क्या दिया है, स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। जो प्रोफेस फर्स्ट की स्टेजेस थी अपन ने देख लिया, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो गए। अब ये मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है तो स्पिंडल फाइबर अरेंज हो गया और जो है तो क्रोमोसोम्स एक क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच है। देखना याद रखना, इसमें जो क्रोमोसोम है ना, इसकी 4 आर्म है एक क्रोमोसोम्स की, ठीक है। इस तरह से अरेंज है ये, मतलब एक काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, तो एक क्रोमोसोम पूरा 4 आर्म वाला क्रोमोसोम्स है, ठीक है। The bivalent metaphase first, the bivalent chromosome align on the equatorial plate. Bivalent chromosome, very IMP. The microtubules from the opposite poles of the spindle attached to kinetochore homologous of the homologous chromosomes. Homologous chromosomes के kinetochore पर जो है तो स्पिंडल फाइबर अरेंज है। उसके बाद में आता है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद देयर सेंट्रोमियर। अब जो है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं एनाफेज में, जैसा कि अपन ने माइटोसिस में देखा था, लेकिन इसमें क्या है, ये बाइवेलेंट है, ठीक है। क्या है इसमें, सिस्टर क्रोमेटिड जो है तो वो लगे हुई है सेंट्रोमियर से। उसके बाद में टीलोफेज फर्स्ट, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपेयर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है वो फिर से बनने लगते हैं टीलोफेज फर्स्ट में, और साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड द डायड ऑफ द सेल। इसके बाद में साइटोकाइनेसिस हो रही है, सेल का डिवीजन हो रहा है। उसके बाद में होती है मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ माइटोसिस होती है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, मियोसिस सेकंड इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। अब जैसे ही उसकी साइटोकाइनेसिस हुई, अब क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो खुलेगा नहीं। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि कम्पैक्ट था ना, वैसे कम्पैक्ट ही रहेगा और क्रोमोसोम ही बने रहेंगे, क्योंकि इसमें क्या दिया है, इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस जो है तो मियोसिस सेकंड शुरू हो जाता है। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स है फुली इलोंगेटेड, मतलब क्रोमोसोम्स खुलना स्टार्ट ही होते हैं और फिर से मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वापस से कंडेंस हो जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि अब मियोसिस फर्स्ट में क्या देखा था अपन ने, उसमें क्रोमोसोम पूरे खुल जाते थे, लेकिन इसमें नहीं खुलते, इसमें कंडेंस ही रहते। मियोसिस सेकंड रिजेंबल द नॉर्मल माइटोसिस। सिर्फ इसमें बोला है इन जो है तो मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट में यही डिफरेंस है कि मियोसिस फर्स्ट में जो है तो इनमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में यही जो है तो डिफरेंस है। मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम पूरे खुले हुए थे, क्रोमेटिन की शक्ल में थे, फिर धीरे से वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बने, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम बने रहते। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर रहती बाय द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड तक के, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। क्रोमोसोम्स अगेंस्ट बिकम कॉम्पैक्ट, जो क्रोमोसोम्स है वो अगेन से कॉम्पैक्ट बन गए। मेटाफेज सेकंड, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एन इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो फिर से सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर पर अटैच हो रहे हैं। देखो ये प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें जो है तो मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, ये प्रोफेज सेकंड है। अब ये देखो इसमें मेटाफेज प्लेट पे आ गए, मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए, तो ये मेटाफेज सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद में एनाफेज सेकंड, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस splitting of centromere of each chromosomes which was holding the sister chromatid together allow them to move towards the opposite pole of the cell। इसमें क्या होगा, ये फिर से जो है तो जैसे अपन ने माइटोसिस में देखा था वैसे ही होगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अलग अलग हो गई और अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रही है।
उसके बाद में एक लाइन दी हुई है एनसीईआरटी में, शॉर्टनिंग ऑफ बाय द शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर। अब जो काइनेटोकोर से जो माइक्रोट्यूब्यूल जो जुड़े हुए हैं ना, वो ऐसे नहीं है कि खींच के अपने पोल की तरफ लेके जाएंगे, उसमें शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होती है। माइक्रोट्यूब्यूल बीच में से शॉर्ट होते जाते, कटते जाते और धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल खत्म हो जाते और जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल पे पहुंच जाते। ठीक है, उसके बाद में टेलोफेज सेकंड, मियोसिस ends with telophase second, in which the two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follow, resulting the formation of tetrad of the cell, 4 haploid daughter cells. इसके नतीजे में 4 haploid daughter cells बन जाती है। देखिए डायग्राम में क्लियरली दिया हुआ है, मेंशनड है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है? मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच conservation of a specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexual reproducing organism। जो म्योसिस है उसके ज़रिए स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहते हैं ईच स्पीशीज़ में, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं उन स्पीशीज़ में जो है तो क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहते हैं म्योसिस की वजह से। इवन दो पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, इट also increase the genetic variability in the population of organism from one generation to next। अब इसमें दिया है कि ये क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, लेकिन जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में क्या हो गया, वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, वेरिएबिलिटी बढ़ गई। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, और जो ये वेरिएशन है वो एवोल्यूशन की प्रोसेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर दिया हुआ है 12th एनसीईआरटी में, इसको अपन जब पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि वेरिएबिलिटी इंक्रीज़ होने से कैसे जो है तो एवोल्यूशन में चेंजेस आते हैं। तो अपन ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को ख़त्म कर लिया, और तो अपन ने इसी के साथ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को ख़त्म कर लिया। और इसके बाद में अपन इसके 100 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। उसमें जो अपन कोशिश करेंगे कि 25 से 30 ऐसे क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट वाइज और एसर्शन रीज़न वाइज, और जो कि लेंदी पैटर्न में जो अभी आजकल जैसे क्वेश्चन आने लगे हैं पेपर में, उस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं 25-30 उस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वेरी आईएमपी जो रहेंगे, जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी वैसे क्वेश्चन, और प्लस 70 to 75 ऐसे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्चुअल हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है तो क्वेश्चन पेपर में जो PYQ में पूछे गए हों या फिर आने वाले एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।